हेलो, आज हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 2 चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलती हैं, जिसमें पहली चीज़ आप लोग वेरी वेल फेमस मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं जानते हैं वो निश्चिंत रहें, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताऊँगा। साथ ही इसमें दूसरी चीज़ जो रहती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स से हम इसे समझें तो आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है यानी वैल्यू होता है। जैसे अगर आप बताएंगे डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर हम इसी के साथ वाली एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड। तो आप सिर्फ 100 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, आप 100 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे, जैसे कि 100 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड यानी इन सिंपल अगर हम इसे कहें तो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू हम इसे कह सकते हैं, ठीक है? किसी तरह की कोई वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिल जाए तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको फोर्स के बारे में बताऊं तो फोर्स भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हमें फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी लिखना है तो वी राइट एन एरो ओवर द एफ, ठीक है? हम एफ के ऊपर एक एरो लगाते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन भी है, ठीक है? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि ये बताता है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? तो जो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन के साथ होती हैं, जिनकी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी चीजों को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर क्वांटिटी, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वेक्टर्स किस तरीके से इनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो ये बिल्कुल बेसिकली आपको समझ में आएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स फर्स्ट। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों बहुत जरूरी हैं, तो हमें क्या कैसे समझना है कि वेक्टर में डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो कि कुछ ऐसे आपको नजर आता है। तो दिस इज अ वेक्टर। अब ये वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी सिंपल रखते हुए इस वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने बना लिए हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है स्पेस में, जो कि इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं, इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो इसमें दो चीजें आपको बहुत सिंपली समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, तो ये पॉइंट समहाउ किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ये डायरेक्ट कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ये डायरेक्ट कर रहा होगा, दिखा रहा होगा, उस जगह को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये वो पॉइंट अज्यूम करते हैं कि ये 3,4,3 पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये एक्स एक्सिस पे थर्ड वैल्यू पर चल रहा है, वाई एक्सिस पे फोर्थ वैल्यू पर चल रहा है और जेड एक्सिस पे थर्ड वैल्यू पर चल रहा है। सो इस तरीके से 3D में हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये 3,4,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है?
ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, दैट इज 0,0,0। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो O से लेके P तक है, सो वी विल राइट कि O से स्टार्ट हुआ है, P पर एंड हुआ है, सो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। ओके, तो ओपी वेक्टर जो होगा वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 0,0,0 से 3,4,3 तक जा रहा है, यानी कि ये डिस्प्लेस हुआ है ओरिजिनल पोजीशन 0,0,0 से 3,4,3 तक। तो यू विल से दैट कि एक्स एक्सिस में 3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई एक्सिस में 4 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जेड एक्सिस में 3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नाउ वी नीड something to represent the direction of x axis, y axis and z axis। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई कैप का एक नोटेशन, जे कैप का एक नोटेशन और के कैप का एक नोटेशन, जो कि एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली डायरेक्शन को पर्टिकुलरली जो आई कैप है वो रिप्रेजेंट करता है। जे कैप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, और जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के कैप का यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि 3 यूनिट्स आप एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो 3 आई कैप हो जाएगा। 4 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो 4 जे कैप हो जाएगा, और जेड एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स मूव कर रहे हैं तो वो के कैप हो जाएगा। और इन दी एंड हम इन सभी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं और उससे एक रिजल्टिंग पोजीशन पहुंचती है जो कि इस पी पॉइंट को डिनोट करता है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका कि एक्चुअली वेक्टर किस इनिशियल पोजीशन से किस फाइनल पोजीशन तक जा रहा है, सो उसको डायरेक्शन कैसे करना है डिस्प्लेसमेंट बेसिस। क्लियर? अब इसमें बात आती है मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को अगर आपको समझना है तो ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पर है, फाइनल पोजीशन पॉइंट P पर है। तो यहाँ O से लेके अगर हम लोग P तक का डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर हम यहाँ से लेके एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर करते हैं, तो ये जो लेंथ रहेगी, दिस लेंथ इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये जो लेंथ है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये लेंथ हमें ये बताएगा कि कोई वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स होता है, पॉसिबली इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे कि अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो इसकी लेंथ 10 है। अगर ये 10 मीटर का डिस्टेंस है तो इसकी लेंथ 10 है। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बताता है तो इसकी लेंथ 100 है। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल है। ये लेंथ हमें ये बताता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। तो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आपको लगाना है जो कि मॉड्यूलस के अंदर आप लोग ओपी वेक्टर को लिखेंगे। सो दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपी वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक यूज है, इसे डायरेक्टली समझिएगा कि आपने डिस्प्लेस किया 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्चुअली आपको डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड के रास्ते सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को निकालना है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड के रास्ते, इस चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको और इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो पता लग सकती हैं कि वाई डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इस चीज को आप बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलेगी। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड के हिसाब से अगर हम इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को चेक करते हैं तो आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा वो मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम को लगाया गया है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट में 2 बार पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो यहां से इसकी जो वैल्यू आप लोगों के पास आती है एंड दैट इज 3 स्क्वायर्ड 9, 3 स्क्वायर्ड 9 एंड 16 स्क्वायर्ड। तो 16 plus 18 is 34. So this will be the magnitude of this particular vector
कि इसकी लेंथ कितनी है, अंडर द रूट 34 है। क्लियर? तो ये हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जिस तरह का वेक्टर हम लोगों ने बनाया है उस तरह के वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बेसिकली ओरिजिन से बनना शुरू होता है। ओरिजिन से जब ये बनता है तो इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डायरेक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर हम एक ऐसे वेक्टर की बात करें, एक ऐसे वेक्टर की बात करें जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि उसका इनिशियल पोजीशन कहीं और फाइनल पोजीशन किसी और पॉइंट में हो, ओरिजिन में ना हो, तो हम ऐसे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे वेक्टर के लिए हम लोग कहेंगे सपोज दिस इज द पॉइंट P समवेयर 1, 2, 3, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। समवेयर यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, दैट इज 4, 3, 1, so these are the coordinates of the point Q, and you want to create a vector from point P to point Q, जो कि point P से point Q को डायरेक्ट करने वाला वेक्टर आपको बनाना है। दिस इज बेसिकली नोन एज PQ वेक्टर। ओके, अब P हमारा इनिशियल पोजीशन है, Q हमारा फाइनल पोजीशन है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, मैं लिख देता हूं इस चीज को, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे PQ वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस होता है, वो 1 से 4 चला जाता है तो 3 का डिस्प्लेसमेंट होता है आई कैप डायरेक्शन में। फिर वो 2 से 3 चला जाता है, इसका मतलब वो 1 का डिस्प्लेसमेंट करता है जे कैप डायरेक्शन में, और 3 से 1 पहुंच जाता है, यानी वो -2 का डिस्प्लेसमेंट करता है के कैप डायरेक्शन में। तो ये हमारा रेस्पेक्टिव PQ वेक्टर होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट, कोई पॉइंट जैसे Z मान लीजिए 3, 1, -2 का पोजीशन वेक्टर हो सकता है, दैट इज OZ वेक्टर। तो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये एक OZ वेक्टर हो, लेकिन ये अभी PQ वेक्टर है, ये OZ वेक्टर के बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन ये एक पोजीशन वेक्टर होगा और ये एक वेक्टर होगा। ये डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। अब अगर आप इस वेक्टर की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो यहां पर आ जाता है आपके पास अंडर रूट 14, यानी P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका अंडर रूट 14 के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए, जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के रेशियो से पता लगता है, और मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, जो कि उस वेक्टर की लेंथ को एक्सप्रेस करता है। अब आते हैं यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। सो यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमें उसके यूनिट के बारे में पता चलता है, यूनिट यानी कि उसकी वैल्यू 1 के बारे में पता चलता है। तो देयर इज ऑलवेज अ फेमस सेइंग दैट कि अगर आपको किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आपको 1 की वैल्यू पता होती है तो आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट 1 इन द वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। सपोज कीजिए कोई वेक्टर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक लेंथ का है, और उस स्पेसिफिक लेंथ को हम कह देते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज दिस वेक्टर इज नोन एज ए वेक्टर, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो लेंथ है वो हम लोग कह देते हैं 10 यूनिट्स का है। कितना है? 10 यूनिट्स। तो ये 10 मीटर हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, 10 केजी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये 10 यूनिट्स का है। मैं यहाँ पे यूनिट्स आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर हमें मिल जाए जो कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का लेंथ रखता हो। एक ऐसा वेक्टर जो ठीक इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसकी जो लेंथ हो वो 1 यूनिट की लेंथ हो। इस तरह के वेक्टर को, जिसकी लेंथ 1 यूनिट होगी, हम ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो ये यूनिट वेक्टर कहां से आया? ये सिर्फ इसी का एक पार्ट होता है। अज्यूम करेंगे जैसे अगर ये एक वेक्टर की लेंथ है तो ये 2 वेक्टर की लेंथ, 3 वेक्टर की लेंथ, 4 वेक्टर की लेंथ,
5 वेक्टर की लेंथ, 6 वेक्टर की लेंथ। इसी तरीके से अगर मैं इसे पूरा बनाता हूं, मैं इसे ठीक कर देता हूं, यहां से मुझे इसे आगे ड्रॉ करना पड़ेगा सो दैट एग्जैक्ट डायग्राम यहां पर बन सके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इसके बाद हम लोग कहते हैं दिस इज 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जो लेंथ हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज एक्चुअली 10 यूनिट्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास जो वेक्टर बनता है दिस इज 10 यूनिट्स इन लेंथ। लेकिन ये जो वेक्टर है एग्जैक्टली व्हाइट कलर का वेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये वाला वेक्टर दिस इज यूनिट वेक्टर बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट की है। तो इसमें क्या समझ में आता है कि द होल वेक्टर गेट्स डिवाइडेड बाय 10 सो दैट हमें 1 यूनिट का लेंथ मिल सके, तभी हमें एग्जैक्ट ये यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि यूनिट वेक्टर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप्स। ए कैप्स को क्या मतलब है, ये कैप अगर आपका लगा रहता है सो दिस कैप इंट्रोड्यूसेस यूनिट वेक्टर। सो ये कैप आपने पहले कहां देखा है, आपने डायरेक्शंस में देखा है, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर मैं आई कैप की बात कर रहा हूं तो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सिर्फ एक यूनिट मूव करते हैं, लेकिन अगर हम 3 आई कैप की बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर अगर हम डेराइव करना चाहते हैं तो ए कैप विल बी इक्वल टू जो कंप्लीट वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम रखने के लिए हम उसी वेक्टर को यूज करेंगे और उसको उसी के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये यूनिट वेक्टर तब मिला है जब हमने कंप्लीट ए वेक्टर को 10 से डिवाइड किया, तब जाके हमें ये ए कैप वेक्टर मिलता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करने को करना है, जो कि यूनिट वेक्टर आप लोगों को डेराइव करके देता है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। अब हम चाहते हैं इसका रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर ढूंढना। सो आपको ए कैप को निकालना है तो आपको ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं सो दिस इज नथिंग बट 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप। तो ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है। ये बात हमें कैसे वेरीफाई होगी, जब हम लोग ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेक किया 2 अपॉन रूट 29 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 29, 3 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 29 और 4 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 29। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन आपको 29 अपॉन 29 मिलेगा, जो कि आपको आंसर 1 देता है, यानी कि इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे ढूंढते हैं, हम उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आप फॉर्मूले की तरह देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इट इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ जेन्युइन थिंग, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा समझना चाहते हैं सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन रेशियोज एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइन। तो जब भी कोई वेक्टर जो है कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। अब कोई भी वेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फेस करेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करेगा। सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर है जो कि पॉइंट
1,2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओपी वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, लेकिन अगर हम इसके रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर को बनाते हैं, दैट इज ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज अंडर द रूट 14। तो हम कहेंगे कि ये सभी वैल्यूज 14 से डिवाइड हो जाएंगी, दैट इज अंडर रूट 14 से। तो हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप, लास्ट में 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछे जा रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियोज को हम इन शॉर्ट डी आर्स कहते हैं, ठीक है। तो डी आर्स अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ। तो यहाँ जो भी नंबर्स आपको मिलते हैं दैट इज 1, 2 और 3, ये बताते हैं डायरेक्शन के रेशियोज कि अगर ये डायरेक्शन जाना है तो एक्स एक्सिस में आपको 1 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट और जेड एक्सिस में 3 यूनिट्स मूव करना होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहते हैं? सो डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए आपको थोड़ा और डेप्थ में सोचना पड़ेगा कि ये वेक्टर जो है ये बेसिकली एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगा जिसे हम लोग अल्फा कह देते हैं, ये वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा जिसे हम लोग बीटा कह देते हैं, और ये z एक्सिस के साथ एक एंगल ड्रॉ करेगा जिसे हम गामा कह देते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ईच एंगल इन 2 डायमेंशनल स्पेस, जो कि एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्पेस का डायग्राम है। लेकिन आपको कंसीडर करने की कोशिश करनी है कि ये सब एंगल्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से 3D एंगल्स बन रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये कहता है कि इन्हीं एंगल्स का अगर हम कोसाइन निकाल देते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन, अगर हम लोग इन एंगल्स पे सेट करते हैं तो जो रेशियोज आएंगी उन पर्टिकुलर रेशियोज को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। लेकिन इन सिंपल अगर आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस जानना चाहते हैं तो वो एक्चुअली उसी के यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होते हैं। शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उन्हें तो हम डायरेक्शन रेशियोज ही कहेंगे, लेकिन जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14 और 3 अपॉन अंडर रूट 14। इनको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को जेनरली हम लोग L, M, N के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिवली L की वैल्यू कोसाइन अल्फा के बराबर होती है, M की वैल्यू कोसाइन बीटा के बराबर होती है और N की वैल्यू कोसाइन गामा के बराबर होती है। अगर आप इसके प्रॉपर्टी को ध्यान से समझें, डायरेक्शन कोसाइंस के सभी वैल्यूज को अगर आप देखें तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 ओवर रूट 14 दी हुई है, M की वैल्यू 2 ओवर रूट 14 है, जबकि N की वैल्यू 3 ओवर रूट 14 है। अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करते हैं दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और इन तीनों का एडिशन आपको क्या मिलेगा ये चेक कर लेंगे। तो दिस इज 1 ओवर 14, this is 4 over 14, this is 9 over 14 and in simple आपको पता चलता है कि that is 14 over 14 that is 1। तो हम यहां से रिजल्ट निकाल पाते हैं कि ये जो कंप्लीट सम है दिस सम इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमेशा 1 होगा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह देता हूं कि आपको एक चीज ये याद रखनी है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट में।
तो एक बार ब्रीफली सम अप कर देता हूं। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स रहेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है, ठीक है, वो डायरेक्टली रहेंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो जो एंगल बना रहा है, उनकी कोसाइन वैल्यूज का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम डायरेक्टली ढूंढना चाहते हैं तो उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स अगर देखे जाएं, दैट इज 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, तो दैट विल बी इजियर टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे एल कोसाइन अल्फा, एम कोसाइन बीटा और एन कोसाइन गामा होता है। और रिजल्टिंग अगर हम इसके रिजल्ट को समझें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होता है। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है वेक्टर प्रोडक्ट और क्या है डॉट प्रोडक्ट, और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कुछ फिजिक्स के टर्म में भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।